ड्रामे के अगली एपिसोड में जैसा कि ऐमन के बाबा और जमाल ने पर्चा दर्ज करवा दिया है और वो पर्चा किसके खिलाफ दर्ज करवाते हैं। जमाल होटल के मालिक राहिम का नाम लेता है। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में काफी आसानी हो जाएगी क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसके खिलाफ पर्चा दर्ज करें, आप किसी का नाम तो बताएं। जमाल कहता है कि राहिम अली नवाज वो उस होटल का मालिक है और इसी के खिलाफ ही हमने पर्चा दर्ज करवाना है क्योंकि वो ही ऐमन को लेकर गया था और उसने ही अपनी टीम को अपने घर में बुलाया था। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके सारे कोलीग्स बाहिफाजत घर वापस आए। जब वो वापस नहीं आए तो ये तो पर्चा राहिम अली नवाज के खिलाफ ही बनता है ना। यहाँ पर पुलिस कहती है कि आपका ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और हमने पर्चा दर्ज कर दिया है राहिम के खिलाफ। अब ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब पुलिस राहिम के घर चली जाती है। वहाँ पर राहिम मौजूद नहीं होता और आगे जाकर कौन मौजूद होगा, वहाँ पर होगा शहरोज, उसकी मॉम और उसके बाबा। पुलिस कहती है कि आपका बेटा ही उस होटल का मालिक है ना। क्या नाम था उसका? राहिम अली नवाज। हमने आपके घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है ताकि हमें पता चल सके कि आखिर वो लड़की उसके साथ क्या हुआ है और वो किस तरह से यहाँ से सीविया तक पहुँचाई गई है। ये सुनकर तो शहरोज डर जाता है कि आखिर अब क्या होने वाला है। पुलिस कहती है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करने की हमें इजाजत दीजिए सर। अब इजाजत क्या दे सकते हैं, उनके खिलाफ तो पर्चा दर्ज हो चुका है। वहाँ पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें मालूम होता है कि उस रात जब ऐमन वहाँ पर थी उस वक्त तो कैमरे सारे बंद कर दिए गए थे। अब पुलिस एक बार फिर से चौंक जाती है। उन्हें मालूम हो जाता है और वो कहते हैं कि नवाज साहिब आपके बेटों ने कुछ ऐसा गलत तो जरूर किया है जिसकी वजह से उस रात सीसीटीवी फुटेज कैमरों को बंद कर दिया गया। ये सुनकर राहिम के बाबा भी तंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं नहीं जानता कि आखिर किसने कैमरास को बंद करवाया था। वहाँ बस शहरोज कह देता है बाबा मैंने तो कैमरों को बंद नहीं करवाया। अच्छा, पुलिस इतनी इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हमें शायद यहाँ पर बार बार आना पड़े क्योंकि जब तक हम आपके बड़े बेटे से नहीं मिल सकते तब तक हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे क्योंकि हमें सबसे ज्यादा शक उस पर है, वो होटल का मालिक भी है। ये कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। पीछे से इसके बाबा और मोम काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि अब हमारी रेपुटेशन के बारे में क्या होगा, लेकिन उसकी मोम सोचती है कि राहिम उसे तो अपने भाई पर तरस नहीं आया और वो अपने भाई के बजाय किसी और के बारे में सोच रहा था। अब क्या हुआ है, सारी बाजी उलट चुकी है और सारा इल्जाम उस पर आ रहा है। वो शहरों से कहती हैं मैं कभी नहीं चाहती थी कि हमारे घर पर ऐसी बात आए, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम्हें बचाने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। और उधर वो उसका इंतजार कर रहा है कि कब उसे होश आएगा। वहाँ पर शहरोज कहता है कि भाई उस लड़के का इंतजार कर रहे हैं कि उसे होश कब आएगा। क्या उन्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, हमारी रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया? वो कहता है कि कहाँ है वो लड़की, मैं उसका गला जाकर दबा दूं। अच्छा ही होता कि वो मेरे हाथों से मर ही जाती। इधर उसके बाबा कहते हैं कि बात सीधी नहीं है। एक तरफ राहिम घर पर नहीं है, उसने अपने दोस्त के एक्सीडेंट का बहाना बनाया और उस रात वो पता नहीं कहाँ था। एक तो ये बात होती है कि उस रात राहिम आखिर कहाँ पर गया था, उसके बाबा शक में पड़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि सीसीटीवी फुटेज कैसे ऑफ हो गई और उस रात को ही उसकी वीडियोस क्यों नहीं है उसमें। यानी इसके बाबा का सारा इल्जाम अब राहिम पर ही आएगा कि तुम एक घटिया शख्स हो। उससे पहले शहरोज जो कि अपनी आग लगाने वाला है, जहाँ पर पूल की वीडियो जहाँ पर राहिम ने ऐमन की जान बचाई थी और वो तसल्ली के तौर पर उसके कंधे पर हाथ रखता है कि ऐमन क्या हो गया है तुम्हें। और वहाँ पर वो सारी वीडियो शहरोज जैसे घटिया शख्स ने बना कर रखी है। यानी सारे के सारे वैलिड पॉइंट साबित हो रहे हैं और इल्जाम राहिम पर आने वाला है। इधर जब राहिम घर वापस आता है तो उसके बाबा कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी सोच इस हद तक नीच हो सकती है। एंगेजमेंट वाले दिन तुम यहाँ पर नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर मौजूद नहीं है और तुमने हमसे दोस्त के एक्सीडेंट का बहाना बनाया और इतना बड़ा झूठ बोला। इससे यही साबित हो रहा है राहिम तुम में कल्प्रिट हो। आखिर तुम चाहते क्या थे इस लड़की से और तुमने ये सब हरकत क्यों की है? और दूसरी जानब उस लड़की का बयान भी आ चुका है और जानते हो उस लड़की ने तुम्हारा नाम लिया है। अब तुम अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करोगे? तुम तो कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। राहिम कहता है कि बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो शहरोज से कहता है कि बाबा को बताओ कि सब कुछ तुमने किया है। लेकिन शहरोज कहता है कि भाई आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहता है कि आप मोम से पूछ लीजिए।
लेकिन मोम किसका साथ देंगी, अपने सगे बेटे का, ना कि अपने सौतेले बेटे का। तो हर तरफ से इल्जाम की बौछार आती है तो किस पर, राहिम पर। राहिम इस सारे जाल में फंस कर रह जाता है। वो शहरोज पर हाथ उठाने ही लगता है कि उसके बाबा उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि जो नीच हरकत तुमने की है अब तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाएगी। अपनी इज्जत को तो तुमने खो दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। ना हमारे होटल की कोई रेपुटेशन रही, ना ही हमारी सियासत की। जीते जी मार डाला है तुमने हमें राहिम। ये सुनकर राहिम दंग रह जाता है। वो कहता है कि बाबा मेरी बेगुनाही साबित होकर रहेगी और आपको मालूम होगा कि शहरोज कल्प्रिट है, ना कि मैं। इधर राहिम जब हॉस्पिटल में आता है ताकि एमन से मिल सके और उससे पूछ सके कि आखिर उसने उसका नाम क्यों लिया है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को एक बार फिर से शक पड़ जाता है कि ये यहाँ पर लड़की को डराने धमकाने के लिए आया है कि वो उसका नाम ना ले। और वहाँ पर पुलिस राहिम को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है और यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। शहरोज जैसा घटिया शख्स इस सारे शिकंजे से कैसे बाहर निकल गया चुपचाप करके, आखिर इस जैसे घटिया लोगों को कैसे सजा मिलेगी और क्या राहिम को इंसाफ मिल पाएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और आप राहिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं।